वालेकुम। 8 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तानी डॉक्टर्स स्पेशली कैंसर के मर्ज को जो ट्रीट करते हैं, जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में है जो पाकिस्तान में और अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं और परेशान हैं कि वो अब किधर जाएं और अपने मरीज़ों का इलाज किस तरह से करें। और वजह कौन बना है? वजह बनी है हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज़, क्योंकि वो चाइना से कैंसर का एक नया इलाज सीख कर आई हैं जिससे सिर्फ 60 से 90 मिनट में कैंसर का इलाज हो जाएगा। अब इन तमाम ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और उनको दहाइयों तक पढ़ना पड़ता है, बोर्ड्स की सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, वो सब अपना सर पकड़े बैठे हैं कि अब हम किधर जाएं और अब मरीज़ों ने जो सवालात पूछने हैं उनके क्या जवाब दें। अब आप में से बहुत सारे मुस्कुरा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कोई फ़नी टॉपिक है कि बाजी मरियम जो कि डॉक्टर नहीं है, चाइना से कैंसर की इलाज दरियाफ्त कर आई हैं और ये क्या है। ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। पाकिस्तान में पहले ही ज़ईफ़ुल इत्क़ादी बहुत है और बाजी मरियम ने अब ये ऐलान कर दिया है कि कैंसर के मर्ज़ का इलाज 60 से 90 मिनट में हो सकता है और चाइना से वो ये टेक्नोलॉजी ला रही हैं। तो आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि उनका ये बयान कितने लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा, जो अब उनका बयान सुनने के बाद डॉक्टर्स के काबू नहीं आएंगे और कीमोथेरेपी से इनकार करेंगे या इस ऑप्शन के लिए जाएंगे ही नहीं। इस पर तफसीली बात करता हूँ। एक तो ये वाली साइड है, दूसरा आप में से बहुत सारे लोगों को मुझ पर शदीद गुस्सा आता है जब मैं मरियम नवाज़ साहबा को बाजी मरियम कहता हूँ। आप सब ने वो वक्त नहीं गुजारा जो मैंने पाकिस्तान में 4 से 5 साल गुजारा हुकूमत में, और वहाँ पर मैंने एक अजीब तरीका देखा। मर्द हों या औरतें हों, उनमें जो तादाद है करप्ट होने की, डिसऑनेस्ट होने की, वो इक्वल है। ना मर्दों में कम है ना औरतों में कम है। लेकिन ख़वातीन जो कि पॉलिटिक्स में हैं, ख़वातीन जो कि मीडिया में हैं, उनमें भी जैसे मर्दों में करप्शन की एक परसेंटेज है वैसे ही औरतों में भी है। लेकिन फ़र्क यह है कि मर्द आपके ख़िलाफ़ औरत कार्ड नहीं खेलते। औरतें जब कोई बड़े ही भले आपके ऊपर गलीज़ हमला करें, जैसे आसमा शराजी साहबा ने BBC उर्दू के अंदर बुशरा बीबी के ऊपर एक बहुत ही गलीज़ इल्ज़ामात का आर्टिकल लिखा, लेकिन जब आप उन्हें जवाब देंगे तो वो आपके ऊपर औरत कार्ड खेलेंगे। यही वजह है कि जब मैं बाजी मरियम नवाज़ का जिक्र करता हूँ तो हमेशा बाजी लगाता हूँ। ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी कह लें, ये मेरी प्रोटेक्शन कह लें, ये मेरा आर्मट कह लें। आप में से बहुत सारे कमेंट्स में मुझ पर तनकीद भी करते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, लेकिन मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूँ। लेकिन मैं इन सब लोगों को अंदर और बाहर से देख चुका हूँ। फिर पार्टीज़ के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, हमारी पार्टी में भी, दूसरे भी, जो हमेशा आपको पता है गुड कॉप बैड कॉप, तो गुड कॉप बनने के लिए वो भी इन्हीं की बैंड वैगन को ज्वाइन कर लेते हैं और उस टाइम कहते हैं हाँ ख़वातीन के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, ख़वातीन बेशक करप्शन करें, मेरे ख्याल में करप्शन मर्द करे या खातून करे, तनकीद करनी चाहिए। हाँ, औरत के जिस्म पर, उसकी एक्सप्रेशन पर, औरत होने की वजह से कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका पब्लिक कंडक्ट जो है वो पब्लिक के नुकसान में है तो फिर वो औरत हो या मर्द हो, तहजीब के अंदर रहते हुए उसके ऊपर बिल्कुल ज़रूर जो है वो तनकीद होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया कि जब अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के सदर बाइडन, उनकी बेगम साहबा और जो अमेरिकी नायब सदर थी, उनके हस्बैंड दोनों मिले और एक भोसे का वो पूरी की पूरी वीडियो या पिक्चर बाहर आई तो पूरे अमेरिका के अखबारात ने भी लिखा और लोगों ने तनकीद भी की। वहाँ किसी ने औरत कार्ड नहीं खेला, किसी ने औरत कार्ड के पीछे जाना पसंद नहीं किया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये काम किया जाता है, इसलिए मैं आज आपको लंबी एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों बाजी का लफ्ज़ जो है वो मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि कोई ऐसा हमला जो है वो हमारे ऊपर ना किया जा सके। मैं वैसे भी उनका एहतराम करता हूँ, ये नहीं, लेकिन मैं खुसूसन बाजी साथ इसलिए लगाता हूँ कि बात जो उनके पब्लिक कंडक्ट पे हो रही है वहीं रहे, वहाँ से निकाल के कहीं पर्सनल इंसल्ट और उस तरफ ले जाकर औरत कार्ड में वापस हम पर हमला ना किया जाए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे हमले जो हैं वो 4-5
سال لگاتار بھگتتا رہا ہوں. میرے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کریں, کیونکہ اب انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے, جرنلزم ہو یا سیاست ہو, اس میں جہاں جہاں انہوں نے الٹے کام کرنے ہیں وہاں بہت ساری خواتین کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے. جیسے باجی مریم پنجاب گورنمنٹ میں لے کے آئی ہیں. اب میرے پاس کرپشن کی ہوش و باز سٹوریز ہیں, اور مریم اورنگزیب صاحب جو ہیں ان سے ریلیٹڈ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ دبا کر بہت ساری ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جس سے جو پنجاب کی عوام ہے ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اب اگر آپ وہ سٹوری کریں گے تو پھر عورت کارڈ کھیلا جائے گا, کہا جائے گا کہ عورت کو نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں کریں گے, خاموش رہیں گے, تو یہ بڑی ہی اچھا طریقہ واردات ہے کہ عورتوں کو سامنے رکھ کے پیسہ بھی بناؤ اور تمام برے کام کرو, بھلے لوگوں کے قتل کرو, بھلے لوگوں کی لاشوں کے جو ہیں وہ مذاق اڑاؤ, لیکن سامنے عورت کو رکھو تاکہ کوئی تنقید نہ کرے, اور اگر کرے تو آپ عورت کارڈ کھیل سکیں. بہرحال واپس آتے ہیں, یہ کیونکہ بہت ہی اہم ایشو ہے یہ جو باجی مریم نے چائنا سے سیکھا ہے, اور میری جتنے بھی ڈاکٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ شدید پریشان ہوئے ہیں ساری بات کے اوپر کہ اس میں سے جائیں تو کس طرف جائیں. یہ پہلے باجی مریم کا 50 سیکنڈز کا یہ کلپ ہے, یہ ضرور سنیے پورا, اس کو درمیان میں بند نہ کیجیے گا یا اسے آگے فارورڈ نہ کیجیے گا, اسے ضرور سنیے کیونکہ آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب کچھ بہت اہم ہے. سنیے. دنیا میں بدل گیا ہے علاج آج کل. میں ابھی چائنا میں گئی ہوئی تھی, کینسر کا انہوں نے علاج نکالا ہے, وہ لیکوڈ نائٹروجن سے ٹیومر کو فریز کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی جو کینسر کی کوئی ایسی قسم ہے جس میں ٹیومر ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 60 منٹس میں یا 90 منٹس میں دا پیشنٹ واکس ان, اس کو منیمل اس کے ساتھ وہ انٹرونشن کے ساتھ وہ اس کے ٹیومر کو فریز کرتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کنونشنل سرجری سے کتنے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک کنونشنل سرجری کا ہے, جس میں آپ کو آپریٹ کر کے وہ آپ کے ٹیومر کو ریموو کرتے ہیں. اب آپ نے سن لیا, ایک تو میری باجی اس عمر میں اسٹڈی ٹور پہ گئی ہوئی تھی, پہلی بات یہ دیکھ لیجئے. لیکن چلیں سیریس بات کی طرف آتے ہیں جو زیادہ سیریس ہے. باجی نے کہا کہ چائنا نے نیا طریقہ جو لیکوڈ نائٹروجن ہے جسے کرائیو تھراپی کہتے ہیں, وہ نیا طریقہ جو ہے وہ چائنا نے سیکھ لیا ہے یا ایجاد کر لیا ہے, اور اب میں وہاں سے وہ سیکھ کے آئی ہوں, اور اب پاکستان لائیں گے وہ ٹیکنالوجی, اور 60 سے 90 منٹ میں لوگوں کے کینسر کا علاج کر دیں گے. اب آپ کے سامنے میں یہ جو کرائیو تھراپی ہے یا جسے کولڈ تھراپی کہتے ہیں, اس کی کچھ تاریخ رکھتا ہوں, اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک تو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے ہم کوشش نہیں کرتے کہ تعلیم کی کمی جو ہے وہ اب اتنا سیریس ایشو بن گیا ہے کہ وہ پنجاب کے لوگوں کی جانیں لے گی. لیکن ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ بقول شہزاد اکبر صاحب کے چودھری نظام الدین صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر بھی بہت اچھی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو کیری بھی بہت اچھا کرتی ہیں. اب پتہ نہیں یہ بات دوبارہ سے کہنا عورت کے اوپر حملہ نہ کہیں ہو جائے, تو اس لیے میں آگے اور پیچھے دونوں طرف بہن یا باجی کا ورڈ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ معاملات جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تو اب ایک تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ چائنا سے یہ سیکھ کے آئی ہیں, تو آپ کے سامنے تاریخ رکھ دوں کہ جو اینشنٹ سویلائزیشن ہے, زمانہ قدیم, مین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے, 2500 سال پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے, عام لوگوں کے لیے کہ یہ جو کیلنڈر ہم فالو کرتے ہیں اس سے بھی 2500 سال پہلے, مطلب کہ اب سے تقریباً کوئی 4,500 سال پہلے رومن, گریک اور ایجپشنز جو تھے وہ یہ کرائیو تھراپی کی ٹیکنیک جو تھی وہ استعمال کرتے تھے. اس سے وہ کیا علاج کرتے تھے؟ وہ انجریز کا علاج کرتے تھے, پین کا علاج کرتے تھے, اور انفلیمیشن کا, سوجن کا علاج کرتے تھے. اس کے بعد جو ماڈرن ایرا ہے 1800 سے 1900 کے درمیان میں, 1850 میں ڈاکٹر جیمز انگلش فزیشین تھے جنہوں نے یہ ٹیکنیک, کولڈ ٹیمپریچر کی ٹیکنیک سب سے پہلے کینسر کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے استعمال کی. اس کے بعد 1800 کی جو صدی تھی, اسی میں لیٹر آفٹر 1850, 1850 کے بعد اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا اسی سے. ہیڈ ایک, سر درد, بخار,
स्किन की कंडीशंस, जैसे आपको वो वॉट्स निकल आते हैं, उर्फ़े आम में उन्हें मोके कह देते हैं, उनको भी इसी टेक्निक से आपके जिस्म से उतारा जाता है। और ये पिछले 200-250 साल से, वैसे तो 4,500 साल से ये चल रहा है, लेकिन 200-250 साल से ये बहुत ही एग्रेसिवली इनको इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक को। फिर जो बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न एरा है, मतलब कि 1970 में जापानीज़ एक जो डॉक्टर थे और आर्थराइटिस वगैरह का इलाज करते थे, उन्होंने 1970 में होल बॉडी, पूरी बॉडी की क्रायोथेरेपी जो थी उसको करना शुरू किया। फिर 1980 की जो दहाई थी उसमें पूरे यूरोप में ये क्रायोथेरेपी जो है वो बहुत आम हुई। फिर 1990 में क्रायोथेरेपी जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी इस्तेमाल होना शुरू हुई, और स्पोर्ट्स की जो इंजरीज़ और उनकी रिकवरी के लिए। और अभी जो कंटेम्प्रेरी एरा है, मीन 2000 से लेके अभी 2024, ये जो पिछले 25 साल हैं, इसमें अमेरिका में भी बाकायदा इसको इस्तेमाल किया जाता है। और 2011 में तो पूरे जिस्म की क्रायोथेरेपी करने के लिए एक चैम्बर जो है वो पहली दफ़ा FDA ने अप्रूव किया, जो ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका के अंदर। और अब अमेरिका की कई स्टेट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्रायोथेरेपी के सेंटर्स बने हुए हैं। लेकिन इस सब के कहने के बाद बाजी मरियम कहती हैं कि ये अभी चाइनीज़ ने दरियाफ्त किया है, वो अभी अभी उनसे सीख के आई हैं। और मेरे पूरे स्टडी टूर का अगर कोई एक टेक अवे है, नालायकी का लेवल चेक कीजिए, अगर कोई एक टेक अवे है तो वो ये है कि कैंसर का इससे इलाज हो जाता है। मेरे बहुत ही करीबी कुछ दोस्त हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अहमकाना स्टेटमेंट है और ख़तरनाक स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, कि ज़ईफ़ुल एतकादी इतनी है कि कोई कुछ भी कहता है उसको मान लिया जाता है। मेरा एक बहुत ही करीबी शख्स जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पिछले दिनों एक वकील साहबा जो कि UAE से तशरीफ़ लाई, उन्होंने कहा ये मैं एक वैक्सीन लेके आई हूँ, ये एक मेरी अम्मा के लिए है और एक आपके लिए है, और इस वैक्सीन को लगाने के बाद आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे यहाँ लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी भी है, डॉक्टर की बात कम सुनते हैं, हम सारे खुद ही डॉक्टर हैं। जैसे हमारी बाजी मरियम बगैर पढ़े ही डॉक्टर हैं, अब कैंसर के ऊपर, उसकी तशख़ीस और इलाज के ऊपर माहिराना किस्म की राय भी दे रही हैं। तो वो जो साहब थे मेरे जानने वाले, उन्होंने इंसुलिन लगानी बंद कर दी, और वो वैक्सीन नमा जो चीज़ उन्होंने दी थी अपनी तरफ से, तो उन्होंने भी गुड फेथ में दी होगी, क्योंकि वो भी तो डॉक्टर ही होंगी अपने आप में, भले वो वकील हैं, लेकिन जैसे हर पाकिस्तानी के अंदर एक डॉक्टर होता है तो वो भी डॉक्टर होंगी। तो वो जो भाई साहब थे उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचे, और शुगर जो है वो इतना ऊपर गई कि शुगर की जो मेजरिंग मीटर होता है उसने एरर दिया, और अगर वो उस दिन सही तरह से ट्रीट ना होते तो शायद वो दुनिया में ही ना होते, आगे चले जाते। तो पाकिस्तान में तो लोग पहले बहाना ढूंढते हैं शॉर्टकट का, और अगर अब इनकी जो तकरीर है उसके बाद सोचिए कितने मरीज़ होंगे जो कीमोथेरेपी करवा रहे होंगे, और इनके इस सारी जो इन्होंने एक बेहंगम सी बात की है, उसके बाद सोचिए कि वो तमाम के तमाम लोग किस तरफ जाएंगे और वो डॉक्टर्स को कितना बड़ा वहाँ पर एक मसला खड़ा करेंगे। अब से चंद हफ्ते पहले, 2 से 3 हफ्ते पहले, इनके एक बहुत ही लाडले साहब हैं जिनको इन्होंने एंकर रखा है PTV के अंदर, गालिबन 12 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही। जब अभी ये चाइना में थी तो उनकी इनसे बातचीत हुई होगी, इन्होंने तो आज बताया है ये शाखसाना अपना क्रायोथेरेपी के बारे में, लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में जो फरमा रही थी, उनको इन्होंने तभी बता दिया था, और उन्होंने टेलीविज़न पर बैठ के ये कह दिया था कि कीमोथेरेपी की अब ज़रूरत नहीं होगी। असल में शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि कीमोथेरेपी तो एक फ्रॉड है और उससे बहुत सारा पैसा ज़ाया होता है, और अब कीमोथेरेपी बंद हो जाएगी। मरियम साहबा कैंसर का इलाज लेकर आ रही हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स थे, इनकोलॉजिस्ट थे, जो प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने फिर इकट्ठे होकर एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें मुज़म्मत की थी। बुनियादी तौर पर तो उन्होंने नाम लिख के मरियम साहबा की मज़म्मत नहीं की थी, उस रज़ी दादा साहब की थी, लेकिन वो मज़म्मत तो मरियम साहबा की थी जिन्होंने ये सारी की सारी दास्तान रज़ी दादा को सुनाई थी। तो उनको शायद ये लगा कि रज़ी दादा के थ्रू सुनाने से नुकसान पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान के सारे डॉक्टर चीख उठे थे कि ये आप लोगों की ज़िंदगियों से किस तरह खेल सकते हैं, कैंसर इतना ख़तरनाक मर्ज़ है और इसमें
कुछ कैंसर्स के इब्तदाई ऐसी बहुत ही मामूली स्टेजेस हो सकती हैं जिसको पार्शली आप लिक्विड नाइट्रोजन से किसी ना किसी तरह, जिन डॉक्टर से मेरी बात हुई, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फैला हुआ जो कैंसर है उसमें ये ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं आ सकता। अब गांव में बैठा जो आम शख्स है उसको कैसे समझाएंगे कि कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी? वो तो कहेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है, आप मेरी क्यों कीमोथेरेपी कर रहे हैं, आप मुझे 60 मिनट में ठीक क्यों नहीं करते? और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आधे से ज़्यादा लोग ये बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कहीं ऐसा नहीं होता, मुझे पता है रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी मेडिसिन में की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में 70-80% लोगों का, आप कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा, ये बिलीफ है कि जो सी सेक्शंस होते हैं, जो बच्चा जब पैदा होता है तो जब पेट काट के बच्चा निकालना पड़ता है, जिसे पाकिस्तान में बड़ा ऑपरेशन कहते हैं उर्फ़े आम में, ये डॉक्टर सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं, ज़रूरत नहीं होती इसकी। ये आप किसी से बात करके गाँव में देख लीजिए, 60 से 70% लोगों का बिलीफ ये है कि ये सिर्फ पैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता होगा, कोई 2-4-5% डॉक्टर्स ऐसा करते होंगे, लेकिन आप पहले सोच लीजिए कि कितना ओवरवेलमिंग बिलीफ है। तो अब जब मरियम साहबा ने कह दिया कि 60 मिनट में कैंसर का इलाज होता है, तो जिसको डॉक्टर कहेगा आप अगले 3 महीने कीमोथेरेपी करवाएं, तो वो आगे से क्या जवाब देगा? तो ये अब हमारी समझ से बाहर है कि ये किस तरह का अजाब नाजिल हो गया है। बात करें तो औरत कार्ड है, बात करें तो फिर औरत कार्ड के पीछे छुपना है। हालांकि हम ना उनकी ज़ाहरी शक्ल के ऊपर, ना खुदा माफ़ करे उनके जिस्म पर, ना उनकी किसी करैक्टर पर, हम किसी चीज़ पर ऐसी बात नहीं कर रहे। ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग कि जो वो पब्लिक हेमिस्फेयर के अंदर जो वो काम कर रही हैं और पब्लिक की जो सर्विस के अंदर, पब्लिक सर्विस के अंदर तबाही कर रही हैं। बेहतर तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो सिस्टम्स मौजूद हैं उनमें भी ऐसी कन्फ्यूजन खड़ी कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि ये जो क्रायोथेरेपी है, इससे मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट भी होती है। ये मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ मेडिकल, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है। तो मैं मरियम साहबा आपसे, बाजी आपसे गुजारिश करूंगा कि हो सकता है ये आपके वाकई काम आ जाए, तो आप किसी क्रायोथेरेपी के सेंटर पर ज़रूर जाइए, ताकि आप दोबारा इस तरह की बहकी स्टेटमेंट्स जो हैं और ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें, ताकि डॉक्टर्स और मरीज़ों के लिए आप एक बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर खड़ा ना कर दें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं। सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने डंडा निकाल लिया है। पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन की बात नहीं कर रहे, मैं बड़े बड़े जो निज़ामुद्दीन हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रंप ने बगैर किसी तफरीक के डंडा निकाल लिया है और उन्होंने कुछ ऐलान किए। एक तो जो अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान में जो समंदर है, जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, उन्होंने कहा इसका नाम मैंने अब गल्फ ऑफ अमेरिका रखना है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर ओनरशिप मैंने अपनी डिक्लेयर करनी। फिर जो पनामा कैनाल है, जिसके अंदर से बहुत सारा ट्रेड होता है, वो किसी ज़माने में अमेरिका ने ही उसको बनाया था या बनाने में मदद की थी, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के ज़माने में वो पनामा को दे दिया गया था। बहुत सारे कुछ हालात हुए थे, होस्टेज थे, बहुत कुछ था, उस पर किसी दिन और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो पनामा को दे दिया था, पनामा के कंट्रोल में चला गया था। अब सदर जो ट्रंप है वो ये कहते हैं कि पनामा ने उसे आगे चाइना को दे दिया है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक है, तो मैंने उस पर कब्ज़ा करना है वापस, भले उसके लिए मुझे फ़ौजी ऑप्शन ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। तीसरा ऐलान उन्होंने ये ठोका है कि जब आप यूरोप का और अमेरिका के दरमियान में समुंदर में देखते हैं तो दो आपको उसमें जजीरे नज़र आते हैं। एक आपको आइसलैंड नज़र आता है और एक ग्रीनलैंड नज़र आता है। ग्रीनलैंड खासा बड़ा है, आइसलैंड बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो अब सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर भी हमने कब्जा करना है और उस पर शायद डेनमार्क के कोई हकूक हैं उसके ऊपर। 16वीं सदी से डेनमार्क क्लेम करता है, या 18वीं सदी से, कि उनके उसके ऊपर हकूक हैं। तो सदर ट्रंप ने कहा है कि या तो डेनमार्क उसे हमें दे दे या फिर हम डेनमार्क के ऊपर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। तो ये डंडा उठाया हुआ है सदर ट्रंप ने, पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कनाडा के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा कि कनाडा हमें कम से कम $200 अरब जो है उसमें सालाना हम कनाडा की वजह से, या कनाडा को इतनी हम कंसेशंस देते हैं ट्रेड के ऊपर और हमें नुकसान होता है, इसलिए कनाडा हमें हमारी 51st स्टेट के तौर पर ज्वाइन कर ले। अब कैनेडियन जो वहाँ पर पॉलिटिशियन है वो भी इसके खिलाफ बयान देना शुरू हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है। यही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उनके
بہت ہی کلوزسٹ پرسن اس ٹائم ایلان مسک ہیں، انہوں نے جرمنی میں ہونے والے انتخابات میں جرمنی میں لوگوں کو وقت ڈالا ہوا ہے، جس سے پورے یورپ کے اندر ایک سنسنی پھیل گئی ہے کیونکہ جرمنی میجر پاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت برٹش پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف بھی ایلان مسک نے ایک ایسا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ برٹش پرائم منسٹر جو حال ہی میں پرائم منسٹر بنے تھے ان کو بھی اپنی حکومت جو ہے وہ بالکل ہلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کیوں بتائی ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ایک طرف صدر ٹرمپ نے شاید ہی کوئی ملک چھوڑا ہو، کل انہوں نے یوکرین پر بھی کھل کے بات کر دی کہ یوکرین کو وہ اس طرح سے مدد نہیں کریں گے، اور انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ پوٹن جو ہے اس کی جو یوکرین کے بارے میں جنگ یا خدشات ہیں اس میں بہت وزن ہے، کیونکہ ہمیں یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کے لیے اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ بائیڈن نے اسے مس ہینڈل کیا، اور جب پوٹن کے دروازے پہ جا کے ایک نیٹو کا ملک بنا دیا تو انہوں نے ریٹیلیٹ تو کرنا تھا۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کی پوزیشن کو سمجھتا ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جولٹس دے رہے ہیں۔ اب وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بات کی بات ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے ڈنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور جو سامنے آتا ہے اس کو مار رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو اس سارے جو آنے والا اسے کرائسس کہیں، چیلنج کہیں، اپرچونٹی کہیں، جو بھی کہنا ہے، اس میں ہم نے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، اس وقت ہمارے چودھری نظام الدین کی حالت دیکھیے کہ وہ منیب فاروق کے تھرو یہ دھمکی بھجواتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے کوئی سخت میسج پاکستان کو بھیجا تو پھر ہم پاکستان میں ان لوگوں پر مزید سختی کر دیں گے۔ ذرا چیک کیجئے، کانفیڈنس ہو تو ایسا کانفیڈنس چیک کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو ٹرمپ کے پچھلے 1-2 دن کے یہ سارے کارنامے بتائے ہیں، لیکن آگے سے ہمارا کارنامہ کیا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول کیا ہے، وہ آپ کے سامنے جو میں نے بتایا ہے۔ مطلب وہ شاید میتلا نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم نے لاہوری برانڈ کے جو صحافی ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور یقین کیجئے کہ ایسے بچے جو ہیں ان کو سبزی والا دھنیا بھی مفت نہیں دیتا ساتھ، لیکن وہ سوچئے کہ کیسی وہ تڑیاں لگا رہے ہیں، اور وہ بھی سیدھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ اچھا جی، اگلی خبر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ اپریل 2022 جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا 43,500 بلین روپیز تھا، اور جب یہ گورنمنٹ ملی تھی تو یہ زیادہ اس میں سے کمپوننٹ قرضے کا اس ٹائم موجود تھا جب عمران خان کو ملی تھی حکومت۔ بہت کم قرضہ عمران خان نے اس میں ایڈ کیا تھا، اور وہ بھی مجبوری تھی، جو قرضوں کے سود دینے تھے اس کے لیے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ ویسے تو گورنمنٹ کو بہت ہی کفایت شاری کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب ان 2 سالوں میں آپ کہہ لیجئے یا آپ ان تقریباً 3 سال اب تو ہو گئے، ان 3 سالوں میں یا پونے 3 سالوں میں جو 43,000 جو ارب کا قرضہ تھا وہ 70,400 بلین روپیز کا ہو گیا ہے۔ یہ آلموسٹ ڈبل کے تھوڑا سا قریب پہنچ گیا ہے۔ 90 ملین ہو جائے گا تو ڈبل ہو جائے گا، تو ڈبل سے تھوڑا کم کر لیجئے، 60-70% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے ود ان 3 ایئرز۔ یہ جو 43,000 تھا یہ پاکستان کے پورے پچھلے 75 سال کا قرضہ تھا۔ اگلے 2-3 سالوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کے اندر تقریباً کم از کم بھی نانا کرتے ہوئے بھی 30 ارب جو ہے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان جعلی طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کی قیمت نیچے رکھنے میں، اور جو باہر سے ہمیں قرضے نہیں مل رہے، SIFC ناکام ہوئی، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نوٹ چھاپ کر پاکستان کے اندر سے لوکل مارکیٹ سے ہر سال 9 بلین جو ڈالرز ہیں وہ خرید رہا ہے۔ پچھلے سال پاکستان نے لوکل مارکیٹ سے 9 بلین ڈالر خریدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نوٹ پرنٹ کیا ہوگا کہ اب، یا اتنا قرض لیا لوکل مارکیٹ سے، لوکل بینک سے، کہ اس سے جو آنے والے دنوں میں انفلیشن آنی ہے اور اکانومی کا برکس نکلنا ہے وہ آپ کی سوچ سے آگے ہے۔ آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف مریم صاحبہ نے چائنا کے اوپر یہ پورے کا پورا انہوں نے آپ کے سامنے جو بلڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ سرگودا میں کارڈیالوجی کے ہاسپٹل کے اوپر بھی چلتے چلتے انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا، غلط بیانی کر دی، پھر میں نے جھوٹ بول دیا کہہ دیا، پھر عورت کارڈ نکل آنا ہے تو جناب میں جھوٹ بول دیا واپس لے لیتا ہوں۔ پیاری محترم باجی مریم صاحبہ کے منہ سے غلط بیانی ہو گئی۔ تو
ہماری منافقت ایسی ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں بالکل سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہیں اور کچھ میں ہم افریقہ کے ملکوں سے بھی پیچھے ہیں. تو اگر آپ نے باجی کے بغیر یہ بات کہہ دی تو پھر آپ نے توہین کر دی ہے اور عورت کارڈ نکل آنا ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اصل میں یہ کارڈیالوجی سینٹر جو ہے یہ دسمبر 2022 میں انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. پھر بعد میں جب محسن نقوی آئے تو انہوں نے اسے بند کر دیا اور اب دوبارہ جو کام شروع کیا ہوا تھا چودھری پرویز الہی نے اسی کے اوپر دوبارہ تختی مریم صاحبہ لگا رہی ہیں اور کلیم کر رہی ہیں کہ یہ ہاسپٹل جو ہے انہوں نے شروع کروایا. تو اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.